हाँ, अब हल्ला नहीं करेंगे, ठीक है, अब और बोर्ड पर ध्यान देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे आ जाइए ना। ठीक है, ऑल क्लियर है ना? उधर से दिख रहा है ना सब कुछ? ठीक है, उस दिन हो गया था ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दे दिया है। ये मतलब दे दिया है क्या, कथन कथन वाला क्वेश्चन है। देखेंगे, किसी पदार्थ x, कोई पदार्थ क्या है x के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अब तुम लोग बताओ, सफेदी करने के लिए कौन सा विलयन का उपयोग होता है? सफेदी सफेदी करने के लिए क्या होता है? अरे चूना नहीं होता है सफेदी मारने के लिए। पदार्थ x का नाम कैल्शियम ऑक्साइड तथा इसका सूत्र CaO है। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता है, चूना। हाँ, जो चूना नहीं घर में पड़ता है, ये तो बिरला व्हाइट है, वो चूना होता है सीधा। हाँ, बुझा हुआ चूना जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना। ठीक, हाँ, जिसको पानी में डालोगे तो खोलने लगता है। ठीक है, पानी में रखोगे ना तो वो भाप बन के निकलने लगता है, वाष्प टाइप में निकलने लगता है, और लगेगा गर्म कुछ खोल रहा है उसमें। ठंडा पानी उस पर रख दो। अगर एक नाद पहले होता था, नाद में ले आकर उसको रात में, पहले इतना बड़ा बड़ा ढेला आता था, पहले होता था ना, पेंट उंट होता था दीपावली के समय में, तो देखते होगे कि नादी में रख देता था। एक दिन पहले फूलने के लिए रात भर रखता था उसको, रात भर बड़ा बड़ा ढेला में आता था, ढेला लेके उसको रख दिया जाता था नादी उदी में, और उसके बाद उसको रात भर छूटता था तो उसमें बुलबुला टाइप में एकदम धुआं फेंकते रहता था, एकदम 1-1.5 घंटा तक ले। हाँ, गर्म ही रहता था थोड़ा। ठीक है, और उसके बाद उसको जब गल जाता था तो उसके बाद उससे पुतैया होता था। हाँ, या चूना, जो खैनी चूना खाते हैं, बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ, बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते, खैनी चूना खाते हैं ना कोई कोई, तो जो चूना जो होता है वो चूना, अनीशा जानती होगी। ठीक है, अब इस प्रकार से इसका सूत्र दिया हुआ है, देखो CO1 के द्वारा दिया हुआ है, यानी कि X पदार्थ का क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे देगा तुमको। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, कथन। कथन बड़ा क्वेश्चन उसी को बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार से पूछना नहीं चाहिए, बहुत टफ क्वेश्चन है। देखेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? कॉपर सल्फेट, लोहे का जो कील होता है, लोहे का कील जानते हो ना तुम लोग, कांटी, क्योंकि इस अभिक्रिया में आयरन, लोहा का कील क्या हो गया? आयरन। कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। कॉपर की अपेक्षा आयरन जो होता है ज्यादा क्रियाशील तत्व है। ठीक, देखो, अगर कॉपर का वायर ले लो, ठीक है, और लोहे का वायर ले लो, दोनों को बाहर छोड़ दो एक दिन ओसा में, देखोगे कि कॉपर तो उतना नहीं रिएक्ट करेगा, मतलब, लेकिन आयरन जो होता है क्या करता है, तुरंत उस पर जंग टाइप में आ जाता है ना। इस कारण से कॉपर को उसके यौगिक केस से विस्थापित कर देते हैं, इसलिए लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट विलयन रंग हल्का नीला हो जाता है। जब वही कॉपर सल्फेट पर जब, यानी कॉपर के वायर पे जब रखा जाता है तो क्या होता है, उसका हल्का हल्का नीला टाइप में निकलता है। या तुम लोग देखते होगे कि पुतिया लग जाता है, कभी कभी होता है ना। या बैटरी है, बैटरी में देखोगे कि कभी कभी क्या हो जाता है, कार्बन हल्का नीला टाइप में हो जाता है ना, रखा जाता है जिसको। अच्छा, या कॉपर का वायर है, उसको बाहर में खुला छोड़ दो, इससे जोड़ के, तो कुछ दिन बाद देखोगे कि उसमें हरा हरा कलर का कुछ जम जाता है, वही पुतिया लग जाता है उसको। ठीक है, तो उसमें क्या, किस कलर का हो जाता है? सल्फेट, नीला और हल्का हल्का हो जाता है। देखो, कॉपर सल्फेट FeS, CuSO4 और आयरन सल्फेट FeSO4। ठीक है, ये दोनों का सूत्र दिया हुआ है। अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया बताए थे, कल बताए थे ना, पिछले क्लास में बताए थे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। अब द्विविस्थापन का एक उदाहरण देना है। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का उजला अवक्षेप बनता है। कैसा अवक्षेप बनता है? उजला। NaCl प्लस AgNO3। अब देखो, ये जो अवक्षेपन बन रहा है, यही उजला जो होता है व्हाइट कलर का हो जाता है। अगर निम्नलिखित अभिक्रियाओं का उपचयन तथा अपचयन पदार्थ को पहचानना है, इसमें कौन अपचयन है और कौन उपचयन है? तुम लोग पहले अपचयन उपचयन के बारे में
बताए थे, क्लास किए हुए, तभी ना समझ पाओगे कि उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है ना। क्या हुआ? अभिक्रिया में Na से Na2O में बदला जा रहा है, इसलिए Na उपचयित हो रहा है, Na उपचयित हो रहा है ना, Na2 में बदल रहा है ना, उपचयित हो रहा है और Na2O बनता है और O2 अपचयित हो रहा है। अब O2 जो है कम हो रहा है ना, यहाँ कम हो रहा है ना O2, Na2O हो गया। और Na क्या था, यहाँ पे क्या है, Na सिंगल Na होल Na है, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 को है ना, तो क्या बना यहाँ पे 2Na3O बन गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे सोडियम जो है एक से अधिक हो गया ना, Na2, और ऑक्सीजन क्या हो गया, घट गया ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जब घटा तो अपचयित हो गया, और सोडियम जब बढ़ा तो क्या हो गया, उपचयित हो गया, ठीक। दूसरा उसी अर्थात उपचयित होने वाला पदार्थ सोडियम तथा अपचयित होने वाला पदार्थ ऑक्सीजन है। अभिक्रिया में अब देखो, इसमें देखेंगे CuO अपचयित होकर Cu बनता है, क्योंकि CuO से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, H2 उपचयित होकर H2 में बदल रहा है, क्योंकि यहाँ O2 की वृद्धि हो रही है। अब देखो यहाँ पे O2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। उपचयित होने वाला पदार्थ हाइड्रोजन H2 तथा अपचयित होने वाला पदार्थ कॉपर ऑक्साइड CuO है। अपचयित अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है? अपचयन अभिक्रिया देख लो बुआ, जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास। अपचयन होता है क्या, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजन में बढ़ जाता है, तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, लिख लेंगे बुआ, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आयुष का बात बोले, आयुष हो गया बुआ। अगला उपचयन अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन अपचयन में, उपचयन में क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, दिमाग में बताओ, अपचयन में क्या होता है, और हाइड्रोजन, इसमें क्या हो रहा है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास, ये कौन हो गया, उपचयन। अपचयन में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का यानी योग हो जाता है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग में बैठा लो। अपचयन जब होगा, अपचयन में ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास, हाइड्रोजन का योग, अपचयन में क्या होगा, हाँ, हाइड्रोजन का वृद्धि होगा उसमें, यानी कि बार बार तुम लोग कंफ्यूज हो जा रही हो। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, बस इतना दिमाग बैठा लो। अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ह्रास, और उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन वृद्धि होता है, या उसी को कहते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का योग होता है, कौन अभिक्रिया में, उपचयन में। अपचयन में ऑक्सीजन ह्रास होता है, उपचयन में ऑक्सीजन योग होता है उसका, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का उसमें, अपचयन में हाइड्रोजन योग होगा हाइड्रोजन का, और उपचयन में हाइड्रोजन ह्रास होगा। हो गया ना क्लियर। अब देखेंगे हुआ
दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कथन और मतलब कथन के बारे में बताया गया। देखो 2PbO प्लस सी, और यहाँ पे क्या दे रहा है? 2Pb प्लस CO2। शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा जो है पीबी किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब उपचयित हो रहा है। अब इसमें बताओ कौन सा उपचयित हो रहा है? हाइड्रोजन। शीशा अपचयित हो रहा है, ये कौन अपचयित हो रहा है? अपचयित। अभी बताए उपचयित। कार्बन अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। कौन कौन इसमें सही है बताओ हुआ तुम लोग? शीशा अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब क्या हो गया? शीशा अपचयन। ऑक्सीजन का क्या होता है उसमें? हाइड्रोजन का योग। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है? शीशा का ह्रास हो रहा है ना। पीबीओ था, यहाँ पे पीबी हो गया था ना। और किसका बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। हाँ, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है ना। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ए और बी, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है बुआ, Fe2O3 प्लस 2Al, यहां से निकल रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार के है? विस्थापन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन है? विस्थापन अभिक्रिया, दोनों बराबर है ना बुआ। देखो 2, यहाँ पे देखो 2 एल्युमिनियम का है। यह देखो यह कैसा समीकरण है? संतुलित समीकरण है कि असंतुलित है? कैसे संतुलित समझ रहे हो? दोनों तरफ बराबर है। चेक करने आता है। देखो यहाँ पे थी क्या हुआ है? यहाँ भी 2 है। यहाँ O3, यहाँ भी O3 3 है। यहाँ एल्युमिनियम कितना है? यहाँ भी एल्युमिनियम। यह कौन सा है? विस्थापन। एक जगह से दूसरी जगह सीधा विस्थापित हो गया। ठीक है, कुछ ऐड उड नहीं हुआ। तो यह क्या है? विस्थापित हो गया। हाँ, अब देखेंगे लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर से क्या होता है? लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक, लोहे का जो चूर्ण है उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से तनु हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस निकलेगा जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे उस पर, तो क्या बनेगा? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे जिस समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान हो उसे उस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इसे संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है और साथ ही अभिकारकों का तथा उत्पादकों की वास्तविक संख्या भी जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन लिख लेंगे बुआ। हो गया? चलिए अब देखो यहां संतुलित करना है। इस संतुलित करना है वो। देखो संतुलित करने के लिए तुम लोग क्या है? देखो HNO3 प्लस CaOH2 Ca, इसको उतार लो। चारों को संतुलित करके तुम लोग लेके आना है। चारों क्वेश्चन को संतुलित करके लेके आना है। जल्दी से चारों क्वेश्चन उतारो, संतुलित करके लाना है तुम लोग को। इसमें से का तो आ ही जाएगा संतुलित करने के लिए तुम लोग को। सब्जेक्टिव में आता है।
तीन चार को दे देगा संतुलित करने के लिए, चाहे दो को दे देगा कहेगा कि संतुलित करने के लिए। हो गया, चलो लिख लेना क्वेश्चन, आंसर नहीं लिखना है, अपना से बनाना है। अब ईवी जो है, ईवी क्वेश्चन जो है, ईवी क्वेश्चन में से पूछ सकता है, ईवी लिख लिख लीजिएगा बुआ, ईवी लिख लीजिए एक, लिखो ना जल्दी से इसको। ये वाला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हो गया,
चलो यहाँ पे भी अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अब पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड प्लस जो बनता है उससे क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। अब इसको क्या करना है, इसको भी संतुलित करना है, और इसको देख लेना, जितना भी संतुलित वाला है ना वह सबको देखते जाना तुम लोग एकदम। चलिए अब आते हैं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी, तीनों जो संतुलित वाला है उसको एकदम लिख के एकदम पूर्ण रूप से अच्छा से याद कर लेंगे। ठीक है, वो में से आएगा ही आएगा, एक से दो क्वेश्चन, दो चार को पांच को आ ही जाएगा, दो चार को जो संतुलित वाला आएगा उतना ही में से आ जाएगा। जितना है ना इसमें संतुलित वाला उतना कर लीजिएगा तो संतुलित वाला आ जाना चाहिए उसी में से। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस क्या होता है, मीथेन होता है ना, CH4। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। हो गया, दोनों का एक एग्जाम्पल लिख देंगे, हो गया आंसर। एग्जाम्पल लिखोगी ना केमिस्ट्री सब में, चाहे बायोलॉजी में अगर कोई भी चीज है, जैसे बोलेगा कि मानव मस्तिष्क का कार्य लिखे, मानव मस्तिष्क का कार्य लिखने के लिए कहेगा, उसमें तुम अगर अपना से उसका फोटो बना दोगी और उसके बारे में लिख दोगी तब और बेटर से तुमको नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर दे दोगी, जैसे क्वेश्चन पूछा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे दोनों का उदाहरण लिख दिया, दोनों का एग्जाम्पल लिख दिया, तो ये ज्यादा बेटर है। अब ऐसे एग्जाम्पल देखेगा तो ज्यादा मतलब ठीक रहेगा, लेकिन जैसे उसमें एक आध नंबर काट भी सकता है, लेकिन इसमें नहीं काटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, वर्णन करें। हमें जीवन रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन को कैसा अभिक्रिया कहते हैं, श्वसन जो होता है उसमें देखो C6H12O6 किसका सूत्र है, 6O2 क्या बनता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, यह जो सूत्र है यह ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है, अगर वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे CaCO3 यहाँ से टूटता है तो देखो क्या बन जाता है, एक CaO निकल गया, कैल्शियम ऑक्साइड और एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया ना। वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व यौगिक संयोजन करते हैं, एक संयोजन करके एकल नए उत्पाद का निर्माण करती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे CaO प्लस CO2 दोनों मिलके क्या बना दिया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यही ना हो जाता है। तथा अभिक्रिया समान है किंतु विपरीत है, में वियोजन कर रहा है जबकि दूसरा संयोजन हो रहा है। एक देखो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ठीक है, भूरे रंग का चमकदार तत्व X को कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपर को जब हम कहाँ पे रख देते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो हवा में गर्म होकर कॉपर ऑक्साइड CuO का निर्माण करता है, यह काले रंग का होता है। ठीक है, अब देखो Cu प्लस O2 ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो रहा है ना, तो क्या बना है 2CuO। यह संतुलित है कि यह संतुलित है, हाँ ध्यान में रखना। यह जो हो गया यह Cu भूरे रंग का हो गया, यहाँ पे जब बना तो यह क्या बन गया, काला रंग का हो गया। अब 6 प्राप्त हो रहा है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, लोहा का जो वस्तु होता है कोई भी चीज उसको हम पेंट क्यों कर देते हैं, पेंट यानी कि उस पे लेप क्यों लगाते हैं,
जंग लगने से बचाने के लिए उसको पेंट किया जाता है। तो लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। पेंट करने पर लोहे की वस्तुओं की सतह में नमी या हवा के बीच का संपर्क टूट जाता है, जिससे जंग नहीं लगता है। नहीं तो नमी। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि तेल तथा वसा युक्त पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो ये उपचयित होकर खराब गंध देने लगते हैं। उनके गंध के साथ साथ उनका स्वाद भी बदल जाता है। इस कारण से तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन युक्त किया जाता है, जिससे वे खराब नहीं हो पाए। ठीक है, यानी कि खराब होने से बचाया जाता है। लिख लो। हाँ, एक क्वेश्चन लिख लो बुआ। हाँ, 21 नंबर। कल नीतीश सर आएंगे ना कहीं, तो वो भी फिजिक्स खत्म हो गया है लगभग। टेस्ट कथी लेंगे, वो भी सुबह में कहीं केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। करेंगे वो भी करेंगे। सुबह में आउट डिटेल्स में हो जाएगा कल। चलो आगे देखेंगे। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, विकृति, विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है बुआ? देखो कल बताए थे हम संक्षारण का मतलब, जब कोई वस्तु पास में अपने आस, क्या लिख दिया, प्राप्त अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संचारित होती है और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। यह गलत है, बीच वाला लाइन हुआ। लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग की परत चढ़ना, चांदी के ऊपर काली रंग का परत संचालन हो जाता है ना। कल बताते हैं संचालन का ऊपर वाला में जो होगा ना वो लिख लेना। संचालन का निम्नलिखित आवश्यक शर्तें। नमी अथवा आर्द्रता की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में संचालन होता है। अगर विकृत गंधिता, चूंकि वायु युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब ये उपचयित होकर उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। बताया था ना विकृति गंधा के बारे में कल। दाल का स्वाद खट्टा जाता है गर्मी के दिनों में। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी पड़ जाती है। इसलिए चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर उसमें हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन होना, नाइट्रोजन होगा। हाँ, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, हाइड्रोजन थोड़े भरा जाएगा। हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है। हाँ, नाइट्रोजन जैसा कम सक्रिय गैस भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है उसमें। ठीक है बुआ। अगला, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन डूबा दिया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्वेश्चन लिख लो बुआ। लिखा है अभी कि नहीं? ये क्वेश्चन लिख लो। कल नौमा का टेस्ट है। हो गया। उदाहरण सहित लिख लेना है वॉइस का।
हाँ बुआ, दहन के लिए आवश्यक शर्त को लिखना था। ठीक है, दहन के लिए 3 शर्त आवश्यक है। ठीक है, दहन के लिए कितने शर्त आवश्यक है? 3 शर्त। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है, 3 गो शर्त है। अब रासायनिक समीकरण, अब इसका जो है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एक दिन करा देंगे। ठीक है, कल करा देंगे ऑब्जेक्टिव। अगर रोक दो बुआ।